तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नाम है सक्सेस लीव्स क्लूज, यानी कि सक्सेस कुछ इंडिकेटर छोड़ती है, कुछ हिडन पॉइंट्स छोड़ती है जिससे कि हम समझ पाएँ कि हम अपने पाथ पर चल भी रहे हैं या अपने पाथ से अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं या जा रहे हैं। तो वो कैसे डिसाइड होगा? वो इसी से डिसाइड होगा कि जिस भी फील्ड में हम जा रहे हैं, जिस भी फील्ड में हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं या हम निकल पड़े हैं उस राह में, उस पाथ में, तो हम उस पाथ में सही चल रहे हैं, हमको सक्सेस उस पाथ में मिलेगी, उस फील्ड में मिलेगी। ये इसी से डिफाइन होगा कि जो भी उस फील्ड में सक्सेसफुल हो गया है उससे हमको सीखना होगा, उससे हमको समझना होगा, जानना होगा, उस तरह का माइंडसेट डेवलप करना होगा, उस तरह के हैबिट्स को डेवलप करना होगा, उस तरह के वर्ड्स को यूज़ करना होगा, तो ही उस तरह की प्लानिंग करनी होगी, उस तरह की विज़न रखनी होगी, तो ही बोल सकते हैं कि हम उस इंडिकेटर्स को यूज़ कर रहे हैं, हम उस क्लूज़ को, हम उस सुराग को यूज़ कर रहे हैं। होता नहीं है कि जब कोई चोर चोरी करता है कहीं पे, तो जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है जिससे कि उस चोर के बारे में पता चल सके, उस चोर तक पहुंच पाएँ उस सुराग के थ्रू। तो इसी तरह से सक्सेस पाने के लिए हमको कुछ सुराग की ज़रूरत पड़ती है, कुछ क्लूज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ तो हिडन कोई चीज़ तो मिले जिससे कि हमको पता चले कि हाँ यार, हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो हमको वो किससे मिलेगा? उनको समझना पड़ेगा जिन्होंने वो काम कर लिया है जो कि हम करना चाहते हैं। तो हमको एक फास्टेस्ट वे ऑफ लर्निंग का रास्ता मिल जाता है। आगे बोलते हैं चैप्टर में ऑथर, नो वन इज़ सेल्फ मेड एंड नो वन सक्सीड्स अलोन, नो वन, यानी कि कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता है। बोलते नहीं सेल्फ मेड मिलीनियर, सेल्फ मेड बिलीनियर, या कोई भी जो भी सक्सेसफुल हुआ है अगर वो जोड़ता है उसमें कि मैं सेल्फ मेड हुआ हूँ, इसमें जो ये सक्सेस है वो मेरी उससे है, तो ऑथर बोलते हैं ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मिथ है, और अगर समझा जाए तो बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही बोलते हैं ऑथर। कोई भी सक्सेसफुल अकेले नहीं हो सकता, सेल्फ मेड नहीं हो सकता, बहुत से लोगों का उस पर कंट्रीब्यूट होता है उस सक्सेस में। अब जैसे कि एक महल है, तो महल को जब हम देखेंगे तो लगेगा कि यार कितना कमाल का महल है, हम महल की तारीफ़ करेंगे, हम महल के बोलेंगे कि यार इतना तुम सक्सेसफुल हो, तुम कितने सुंदर हो। अगर महल की बात करी जाए और कंपैरिजन से, और महल इतने अच्छे नहीं है, इतने सुंदर नहीं है जितने कि तुम हो, लेकिन अगर महल भी ये समझने लग जाए अपने आप को कि यार मैं ही सक्सेसफुल हूँ, तो महल अपनी फाउंडेशन को भूल रहा है, अपनी नींव को भूल रहा है, और वो नींव हो सकता है, वो फाउंडेशन हो सकती है किसी को दिख भी ना रही हो। तो यही ऑथर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी अकेला सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उनको ढूंढो, उनको सर्च करो जो आपकी हेल्प करेंगे आपको सक्सेसफुल होने के लिए। तो ऐसी ही बुक्स जो कि ये द वन थिंग है, या कोई भी और बुक्स थिंक एंड ग्रो रिच है, या और बुक्स रिच डैड पुअर डैड है, या और बुक्स माइंडसेट एक बुक का नाम है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, बहुत सी ऐसी बुक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी सक्सेसफुल होने में। सक्सेसफुल मतलब क्या है कि आप एक अच्छे इंसान बन पाओ, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाओ, और अपनी जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आप बड़ी जल्दी से उसको अचीव कर पाओ। तो यही हमारा गोल होता है, यही हमारा मोटिव होता है। और ऐसी हमको मेंटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसी हमको टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमको गाइड कर सकें, जो कि हमको सही डायरेक्शन दिखा सकें, जो कि हमारे थॉट प्रोसेस पर इफ़ेक्ट डाल सकें। तो ही बोलेंगे ना कि हम सेल्फ मेड नहीं हैं। और जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक नेपोलियन हिल ने लिखी है, लेकिन उस बुक को लिखने का जो मेन कॉज है वो कौन है? वही नेपोलियन हिल बताते हैं उस बुक में, थिंक एंड ग्रो रिच में, कि उनको इंस्पिरेशन मिली एंड्रयू कार्नेगी से, जो कि अमेरिका में उस टाइम पर अरबपति खरबपति थे, जिनकी स्टील की कंपनी थी, जो कि एक बहुत बड़ी स्टील कॉरपोरेशन के मालिक थे। तो उन्होंने नेपोलियन हिल को इंस्पायर करा कि यार तुम ये बुक लिखो, इसमें लिखो कि किस तरह सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, किस तरह से कोई अनसक्सेसफुल पर्सन जो कि सक्सेसफुल होना चाहता है वो सक्सेसफुल हो पाए, इस बुक को पढ़ करके, इस बुक को समझ करके। इस बुक को अगर अच्छे से समझ करके इस पर चले तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा उस आदमी की तरह जो कि बहुत सक्सेसफुल है। तो देखा जाए तो नेपोलियन हिल ने खुद ही नहीं लिखी बुक,
एंड्रयू कार्नेगी का भी इसमें हाथ है। बहुत से सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लिया गया, शायद आई थिंक 500 लोगों का जो सक्सेसफुल हुए हैं, सेल्फ मेड मिलीनियर थे, उनका इंटरव्यू लेने के बाद वो बुक लिखी गई है। तो पूरा क्रेडिट नेपोलियन हिल को नहीं जाता है, यह एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। उन 500 लोगों को भी जाएगा जिनका इंटरव्यू लिया गया था, नेपोलियन हिल को भी जाएगा जिन्होंने इंटरव्यू खुद लिखा, यानी कि उस पर रिसर्च करी, और एंड्रयू कार्नेगी को भी जाएगा जिन्होंने उनको इंस्पायर करा नेपोलियन हिल को कि यार तुम ये बुक लिखो। तो इसी तरह से कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता। अभी बुक में ही बात करते हैं गैरी केलर, ओपरा विनफ्रे की, जो कि पता ही आपको कौन है, बहुत ही कमाल की रेडियो होस्ट है वो। अगर मैं अपना टाइम अपने फादर के साथ स्पेंड नहीं कर पाती तो शायद मैं आज जहाँ हूँ वहाँ पर नहीं हो पाती। इसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन के मेंटर, हमने शायद उनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा, जो कि मैक्स टेलमे थे। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन 10 साल के थे, जब उनको स्कूल से निकाल दिया गया था कि भाई तुम तो इतना बुद्धू हो कि तुमको स्कूल में रखना ही बेकार है, तो तब उनके जो ट्यूटर थे, जो उनके टीचर थे मैक्स टेलमे, उन्होंने उनको गाइड करा, उन्होंने उनको मैथ्स की नॉलेज दी, साइंस की बेसिक नॉलेज दी। मैथ्स मतलब क्या है कि नंबर पढ़ना सिखाया, इसको ये बोलते हैं, इसको वो बोलते हैं, इसको अल्फ़ाबेट सिखाया। 10 साल की उम्र के एल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके ट्यूटर ने, मैक्स ने, उनको गाइड करा 6 साल तक, और हर हफ्ते वो खाने पर आते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन के घर पे, ताकि वो उसके साथ कम्युनिकेट कर पाएँ और अच्छे से जो भी वो नॉलेज दे सकते थे एल्बर्ट आइंस्टाइन को, क्योंकि वो छोटे थे उस टाइम, 10 साल के थे, तो जो भी बेसिक नॉलेज वो दे सकते थे उन्होंने दी वो नॉलेज। और इसी तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि हम सभी जानते हैं उनका नाम, लेकिन उनके पीछे उनका ट्यूटर का हाथ भी रहा है। तो इसी तरह से कोई भी सक्सेसफुल पीपल ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ मेड हो गया है या वो अकेले ही सक्सेसफुल हो गया है। अब हो सकता है कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन क्या आपके फ्रेंड्स का उस पर हाथ नहीं था? क्या आपके फैमिली मेम्बर्स का उसमें हाथ नहीं है? क्या उन मेंटर्स का उसमें हाथ नहीं है जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं? ऐसी बुक्स का हाथ नहीं है जो कि हमको सही डायरेक्शन देती है, हमारी थॉट प्रोसेस को क्लियर करती है और हमको इनक्रेज करती है कि हम राइट काइंड ऑफ एक्शन ले पाएँ? तो इसी तरह से गैरी केलर का पॉइंट बहुत ही अच्छा है और वो बहुत ही अच्छा लगा कि कोई भी सेल्फ मेड नहीं होता। सेल्फ मेड बोलने के लिए होता है, लेकिन उस सेल्फ मेड के पीछे बहुत से मेंटर्स का हाथ होता है, बहुत से टीचर्स का हाथ होता है, बहुत से बुक्स का हाथ होता है और बहुत सी नॉलेज का हाथ होता है, जो कि किसी की लाइफ स्टोरी हो सकती है, उन गलतियों से सीखना हो सकता है। तो ये सब होता है। आगे बोलते हैं ऑथर, वन थिंग जो है ना, वो अगर सक्सेस एक हार्ट है, यानी कि सक्सेस को अगर दिल की तरह एज्यूम करो थोड़ी देर के लिए, मान लो सक्सेस एक दिल है, उस दिल की जो हार्ट बीट है ना, उसको वन थिंग बोलते हैं, वो वन थिंग है। अगर आपके पास वन थिंग नहीं है तो समझ जाओ कि सक्सेस का जो हार्ट है, सक्सेस जो एक दिल है, उस दिल की हार्ट बीट है ही नहीं। और अगर दिल की हार्ट बीट बंद हो जाए तो दिल किसी काम का नहीं है। यानी कि अगर वन थिंग नहीं है आपकी लाइफ में तो दिल का होना, तो सक्सेस पाना इम्पॉसिबल है। तो इसी तरह से ऑथर बोलते हैं कि सक्सेस की जो हार्ट बीट है वो वन थिंग है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस आप कर पाओ, वो तभी कर पाओगे जब आपका वन थिंग क्लियर होगा। और मज़े की बात यह है कि स्टीव जॉब्स का कोट है, लेट्स फ्री अप द स्पेस फॉर व्हाट मैटर्स द मोस्ट, फॉर व्हाट मैटर्स द मोस्ट। यानी कि स्पेस को खाली कर दो, जगह को खाली कर दो उस काम के लिए जो करना अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आईफोन लॉन्च करा, आईपैड बनाया, मैक बनाया, आईपॉड बनाया, लेकिन सीक्वेंशली चले, एक ही साथ 4 प्रोडक्ट्स को बनाने की बेवकूफ़ी नहीं करी, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा अगर हम काम करेंगे उतनी ज़्यादा इनोवेशन की उसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। क्योंकि आप प्रोडक्ट्स को बनाने पे ध्यान दोगे या उसको इनोवेट करने में ध्यान दोगे, क्योंकि इनोवेशन का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें कम होगी उतना ज़्यादा आप फोकस कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप फोकस कर पाओगे उतना ज़्यादा आप देख पाओगे कि इस प्रोडक्ट में कमी क्या है। क्योंकि अगर स्टीव जॉब्स को अगर देखा जाए तो उन्होंने कुछ भी नया नहीं करा, इन द सेंस कि मोबाइल्स पहले से चल रहे थे, आईपॉड MP3 प्लेयर्स पहले से बिक रहे थे जिस पे कि गाने सुने जा रहे थे, और कंप्यूटर्स पहले से बिक रहे थे, HP बेच रहा था। तो उन्होंने क्या नया करा? आईपैड्स भी पहले से बिक रहे थे। उन्होंने एक्सपीरियंस को कितना मज़ेदार बनाया, उन्होंने कस्टमर की नीड्स को कितनी अच्छी तरीके से समझा और उसके अकॉर्डिंग उस पर इनोवेट किया, उसके अकॉर्डिंग उसको रीइन्वेंट किया। तो इसीलिए उनका वो नहीं था, एक कैंपेन चला
थिंक डिफरेंट का, कि सोचो थोड़ा डिफरेंट तरीके से, वैसा नहीं जैसे कि सब कर रहे हैं, वैसा जैसा कि कस्टमर की नीड है, कस्टमर की ज़रूरत है, कस्टमर कुछ डिफरेंट चाहता है। तो वो एप्पल लेकर के आया। और वो क्यों लेकर के आया? क्योंकि उसने फोकस करा व्हाट मैटर्स द मोस्ट। स्टीव जॉब ने फोकस करा उस एक इम्पॉर्टेंट टास्क पे कि अगर मैं फ़ोन बनाऊंगा, अगर मैं आईफोन बनाऊंगा तो उसमें कुछ कमाल का रीइन्वेंशन करूंगा, अगर मैं आईपॉड बनाऊंगा तो उसमें भी कुछ कमाल का रीइन्वेंशन करूंगा। आई मैक हो चाहे और वो चाहे आईपैड हो, हर एक प्रोडक्ट में उन्होंने कमाल का रीइन्वेंशन करा है, कमाल का इनोवेशन करा है। इसलिए वो रेडिकल इनोवेटर के नाम से भी जाने जाते हैं। फ्यूचरिस्टिक उनकी थिंकिंग थी कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि जो कंप्यूटर्स थे पहले के टाइम पे 1980 में, 1985 के अराउंड या उससे पहले, वो बहुत ही दिखने में कैसे रहे होंगे आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कि बिल्कुल गंदा सा, बोरिंग सा, देखने में जिसको मन ना करे। तो उन्होंने देख लिया कि कस्टमर की नीड क्या है, कि कंप्यूटर होना चाहिए बिल्कुल अट्रैक्टिव, बिल्कुल कमाल का, जिसको देखते ही मन करे कि यार कमाल की चीज़ बनाई है। और जितनी ज़्यादा वो चीज़ अट्रैक्टिव होगी उतना ही हमको उसको पाने का मन करेगा। इसीलिए उन्होंने रीइन्वेंट करा और कैलीग्राफी सीखी। उस कैलीग्राफी को यूज़ करा उसके फ़ॉन्ट्स बनाने में, मैकिंटॉश के। तो इस वजह से वो इतना अट्रैक्टिव बन पाया। एक ही चीज़ को 100 तरह से करने का नाम कैलीग्राफी है, यानी कि लिखने की एबिलिटी। हम एक तरह से अपनी राइटिंग बनाते हैं, लेकिन एक ही चीज़ को लिखने के 100 तरीके से, ये अलग बात है कि एक ही चीज़ को आप 100 तरीके से लिख पाओ, तो इसको बोलते हैं कैलीग्राफी। उन्होंने उस पर फोकस करा। और लेस इज़ मोर, यानी कि उनकी जो पैकेजिंग थी, प्रोडक्ट्स को वो पैक करते थे। तो हम देखते हैं कि जो फ़ोन्स होते हैं आज के टाइम पे भी, जो बॉक्सेस आते हैं फ़ोन के, उसमें क्या होता है कि बहुत से चीज़ें होती है, मैनुअल्स होते हैं, या बाहर लिखा होता है कि 4GB ये है वो है, या इतना कैमरा इसका है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके फीचर्स होते हैं। लेकिन स्टीव जॉब्स ने इसको भी हटा दिया, बिल्कुल डीक्लटर कर दिया। बॉक्स एकदम सिंपल रहेगा, एकदम सिर्फ इसेंशियल चीज़ें दिखाई देंगी उसमें। एप्पल का लोगो बनाया, नीचे नाम ही नहीं लिखा कि एप्पल का है, सिर्फ लोगो। लोगो का मतलब सही समझ में आ जाता है कि एप्पल का प्रोडक्ट है ये। तो इसी तरह से जितना ज़्यादा हम चीज़ों को कम करते चले जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। और बोलते हैं फोकस ऑन जस्ट हैंडफुल थिंग्स एंड वेंचर्स रैदर देन 100 ऑफ देम्स। यानी कि 100 चीज़ों पर फोकस मत करो भाई, सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करो जो कि आप उंगलियों में गिन पाओ, कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में जो भी आप काम करो। और सीक्वेंशली आगे बढ़ो, एक काम करा दूसरा स्टार्ट करो, दूसरा करा तीसरा स्टार्ट करो। ये डिसाइड करो कि अभी मेरे लिए इस एक साल में मेरा वन थिंग क्या है, अगले 5 साल में मेरा वन थिंग क्या होगा, अगले 10 साल में मेरा वन थिंग क्या होगा, और अगले 20 साल में 30 साल में मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो इस विजन के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ जब हम एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे, तो उस एक्शन का जो रिज़ल्ट होगा वो ऑटोमेटिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। तो यही पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे यार 10 साल तक का गोल कौन बनाए, हम तो एक महीने में ही नहीं सोच पाते कि हमको क्या करना है, तो हम 10 साल का प्लान कैसे बना पाएंगे। लेकिन बनाना पड़ेगा। कोई भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो, महेंद्र सिंह धोनी को देख लो, क्रिकेट, स्टीव जॉब्स को देख लो, एप्पल, बिल गेट्स को देख लो, माइक्रोसॉफ्ट, रितेश अग्रवाल को देख लो, ओयो। उनकी वन थिंग क्लियर है। वो ऐसा नहीं है कि यार महेंद्र सिंह धोनी ने बोला कि चलो आज मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 2 साल हो गए, चलो तीसरे साल में सिंगिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर तीसरे चौथे साल मैंने सिंगिंग की प्रैक्टिस करी, 5वें साल अब मैं एंटरप्रेन्योर बन जाता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने जंप नहीं मारा। वो क्लियर थे। पहले सोचो समझो अच्छी तरह से, जो भी काम आप करने वाले हो उसको सोचो समझो, उसका फ्यूचर देख लो, उसके बाद उसको स्टार्ट करो। और जब आप उसको स्टार्ट करोगे तो ये देख लो अपने माइंड में कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, और क्लियर करके मैंने ये चूज़ करा है और मुझको पता है इसके रिज़ल्ट क्या आने वाला है। तो तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यही पॉइंट है समझने वाला कि सक्सेस क्लूज़ हमेशा छोड़ती है। और सक्सेस का जो अभी क्लूज़ हमने समझा है वो क्या है, कि कोई भी सक्सेसफुल पीपल है उसकी वन थिंग क्लियर थी, चाहे वो लियोनार्डो दा विंची क्यों ना हो, जो कि मल्टीटास्कर थे, दोनों हाथों से लिख सकते थे,
साइंटिस्ट थे, आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें उनके अंदर थी, लेकिन हम जानते हैं लियोनार्डो दा विंची को किस लिए? मोनालिसा के लिए। मोनालिसा मतलब लियोनार्डो दा विंची। और इसी तरह से वो इतनी सारी चीज़ों को मास्टर कर पाई, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस करा, एक टाइम पर एक चीज़ पर फोकस करा, बजाय इसके कि वो 12 चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करें या एक साल में 12 चीज़ों को करने की कोशिश करें। इसके बजाय एक एक साल में 12 चीज़ों को करो। और ब्रूस ली का कमाल का कोट नहीं है कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसने एक एक मूव्स की प्रैक्टिस 10,000 बार करी हो, मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसने एक मूव की प्रैक्टिस 10,000 बार करी है। यानी कि उसने एक ही मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस करा है। उससे मुझको डर लगता है, क्योंकि जो उसकी परफेक्शनिज्म आई होगी ना उसके अंदर, जो उसकी स्पीड ऑफ एक्शन की जो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई होगी, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की होगी। तो उससे डरना पड़ेगा, बजाय उसके कि जो एक एक मूव की प्रैक्टिस करे, 10,000 मूव्स की अलग अलग प्रैक्टिस करे और बोले जी मैं तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, मैं तो 10-100 चीज़ें एक साथ करता हूँ। कर सकते हो अगर आप 10,000 मूव्स की 10,000 बार प्रैक्टिस कर लो, है नहीं बड़ा कमाल का? तो ये आपके हाथ में है कि आप वन थिंग करके आगे बढ़ोगे या गोल गोल घूमते रहोगे और कहीं भी नहीं पहुंचोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।